Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your social science class and today we will read class 7 social science history, our past volume 2nd and chapter number 9. Okay, chapter number 9 is the making of regional cultures. Okay, and today we have to start from page number 134 and this is students video 5. All right, video 5 of chapter number 9. All right, so let's start. They proclaimed their status through the construction of temples. When local deities once worshipped in thatched huts in villages gained the recognition of the Brahmanas, their images began to be housed in temples. The temples began to copy the double roofed dochala and four roofed chochala structure of the thatched huts. Remember the Bangla dome in chapter 5. This led to the evolution of the typical Bengali style in the temple architecture. तो हम यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स कि कैसे वहाँ पर विभिन्न प्रकार की झोपड़ियाँ बनाई जाती थी और इन झोपड़ियों में ही देवी देवताओं को पूजा भी जाता था जिन्हें कि ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई थी. ठीक है, तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं. दे प्रोक्लेम्ड देयर स्टेटस थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स. उन्होंने इन स्मारकों या इन मंदिरों के निर्माण में के माध्यम से अपनी प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी थी, अपने स्टेटस की उन्होंने घोषणा की. व्हेन लोकल डेटीज वंस वर्शिप्ड इन thatched huts in villages. Thatched huts means छप्पर, घास फूस की झोपड़ी. In villages gained the recognition of Brahmanas. Their images began to be housed in temples. Okay, तो जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांव में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे उनको ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई, तो उनकी जो मूर्तियाँ थी, जो प्रतिमाएं थी, उनको मंदिरों में ही स्थापित कर दिया गया. द टेम्पल्स बिगेन टू कॉपी द डबल रूफ्ड दोचाला. ओके, दो मंजिला मतलब डबल जो छत होती है उसको बोलते हैं दोचाला और चार छतों वाले को बोलते हैं चौचाला. ठीक है, तो जो टेम्पल्स थे, टेम्पल्स बिगेन टू कॉपी द डबल रूफ्ड दोचाला और फोर रूफ्ड चौचाला स्ट्रक्चर of the thatched hut. Okay, remember the Bangla dome in chapter 5. This led to the evolution of the typical Bengali style in temple architecture. Okay, तो इन मंदिरों की जो शक्ल थी या आकृतियाँ थी वे बंगाल की जो छप्परदार झोपड़ियों की तरह यानी दो चाला दो छत वाली और चौचाला चार छतों वाली होती थी. ओके, हमने 5वें पाठ में वर्णित बंगाली गुंबद को अगर हम याद करें, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, उसको रिमाइंड करें, बंगला डोम, ठीक है, जो कि बंगाली गुंबद 5वें चैप्टर में हमने पढ़ा था, तो इसके कारण मंदिरों की जो स्थापत्य कला थी, ठीक है, जो मंदिरों का जो आर्किटेक्ट्स था उसमें विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ. दिस लेड टू द इवोल्यूशन ऑफ द टिपिकल बंगाली स्टाइल इन टेम्पल आर्किटेक्चर. तो इसी प्रकार से इसके कारण मंदिरों की जो आर्किटेक्चर स्टाइल था, जो स्थापत्य कला थी, उसमें विशिष्ट बंगाली शैली का क्या हुआ, इसका बंगाली शैली इसमें शामिल हुई. ओके, in the comparatively more complex four-roofed structure, four triangular roofs placed on the four walls moved up to converge on a curved line or a point. Temples were usually built on a square platform. The interior was relatively plain, but the outer walls of many temples were decorated with paintings, ornamental tiles, or terracotta tablets. In some temples, particularly in Vishnupur in the Bankura district of West Bengal, such decorations reached a high degree of excellence. Okay, in the comparatively, all right, more complex four-roofed structure, four triangular roof placed on the four walls moved up to converge on a curved line or a point. ठीक है, तो अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी चार छतों वाली ढांचे में और चार त्रिकोण ट्रायंगुलर, फोर ट्रायंगुलर रूफ यानी चार छतों वाली
ठीक है, 4 छतों वाली जो 4 त्रिकोणीय छतें 4 दीवारी पर रखी जाती थी। ठीक है, तो क्या किया जाता था, अपेक्षाकृत यदि कंपैरिजन करें तो अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी 4 छतों वाली ढांचे में 4 त्रिकोणीय छतें 4 दीवारी पर रखी जाती थी। ओके, जो ऊपर तिर्यक रेखा पर कटती थी, कर्व्ड लाइन यानी तिर्यक रेखा पर एक बिंदु तक जाती थी। ऑल राइट, टेम्पल्स वर यूजुअली बिल्ट ऑन अ स्क्वायर प्लेटफॉर्म, और जो मंदिर होते थे वे अक्सर क्या होते थे, स्क्वायर प्लेटफॉर्म पर बनाए जाते थे। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। द इंटीरियर वॉज रिलेटिवली प्लेन बट द आउटर वॉल्स ऑफ मैनी टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विथ पेंटिंग्स, ऑर्नामेंटल टाइल्स और टेराकोटा टैबलेट्स। ठीक है, और मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी जो दीवारें थी वे चित्रकारियों, सजावटी टाइलों अथवा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। ओके, और किस में सजी रहती थी, मिट्टी की पट्टियों में वे सजी रहती थी। इन सम टेम्पल्स, कुछ मंदिरों में, पर्टिकुलरली इन विष्णुपुर इन द बांकुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णुपुर के जो मंदिर होते थे, विष्णुपुर के मंदिरों में ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थी। एक्सीलेंस पावर तक वे क्या हो गई थी, पहुंच चुकी थी। जो मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले की अगर हम बात करें, ठीक है, बांकुरा डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, तो उसमें विष्णुपुर के जो मंदिर थे, मंदिरों में ऐसी सजावटें की गई थी कि वे एक्सीलेंस को पहुंच चुकी थी, मीन्स उत्कृष्ट सर्वोत्तम कोटि की वे थी। ओके, here one figure is students, Krishna with gopis terracotta plaque from the श्यामार्या टेम्पल। ओके, तो यहाँ पर श्यामपुरा, ठीक है, दैट इज श्याम राय टेम्पल विष्णुपुर। ओके, तो गोपियों के साथ कृष्ण श्यामरिया, ओके, श्यामरिया और श्यामपुर भी होता है स्टूडेंट, श्यामपुर मंदिर से पकी मिट्टियों की एक पटिया यहाँ पर बनाई गई है। इसमें देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन बनाया गया है। ये वास्तुकला की, वहाँ की वास्तुकला को, वहाँ की कार्विंग को दर्शाता है। ओके, फिश एज फूड, अब हम पढ़ेंगे मछली भोजन के रूप में। ठीक है, traditional food habits are generally based on locally available items of food. Bengal is riverine plain which produces plenty of rice and fish. Understandably, these two items figure prominently in the menu of even poor Bengalis. Fishing has always been an important occupation, and Bengali literature contains several references to fish. What is more, terracotta plaques on the walls of temples and vihars, Buddhist monasteries, depict scenes of fish being dressed and taken to the market in baskets. तो अब हम पढ़ेंगे कि फिश का भोजन के रूप में प्रयोग होता था, और इसके बारे में अन्य बातें, जैसे कि कहाँ पर ये उपलब्ध होती थी, ठीक है, और कैसे इसको बहुतायत में इसको व्यापार के रूप में लिया गया। तो ट्रेडिशनली फूड हैबिट्स आर जनरली बेस्ड ऑन लोकली अवेलेबल आइटम्स ऑफ फूड। ठीक है, परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती है। बंगाल इज़ अ रिवराइन प्लेन विच प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ राइस एंड फिश। ओके, तो स्टूडेंट्स, बंगाल जो है वो क्या है, एक रिवराइन प्लेन है, एक नदी मैदान है जहाँ मछली और धान की जो उपज होती है बहुतायत होती है, बहुत अधिक मात्रा में होती है। अंडरस्टैंडेबली These two items figure prominently in the menu even poor Bengalis, और इसलिए यह स्वाभाविक है
इसलिए यह अंडरस्टैंडेबल है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त होता है। ठीक है, अंडरस्टैंडेबली दीज टू आइटम्स फिगर प्रोमिनेंटली इन द मेन्यू ऑफ इवन पुअर बंगालीज। ओके, फिशिंग हैज़ ऑलवेज बीन एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन एंड बंगाली लिटरेचर कंटेन सेवरल रेफरेंसेस टू फिश। और इस प्रकार से फिशिंग हमेशा, मछली पकड़ना वहाँ का हमेशा मुख्य व्यवसाय, मुख्य धंधा रहा है। और Fishing has always been an important occupation and Bengali literature contain several references to fish। और जैसे कि मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख व्यवसाय तो है, साथ में बंगाली साहित्य में मछली का स्थान हर जगह पर उल्लेख है। ठीक है, मछली का स्थान हर जगह पर बताया गया है। What is more, terracotta plaques on the walls of temples and vihars, Buddhist monasteries depict scenes of fish being dressed and taken to the market in baskets। ठीक है, और इससे ज़्यादा और क्या होगा, व्हाट इज़ मोर, इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियाँ लगी हैं उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए और टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया है। ठीक है, तो वहाँ पर पेंटिंग्स में भी बताया गया है कि मंदिर और बौद्ध विहारों की जो दीवारें हैं उन पर जो मिट्टी की पट्टियाँ लगी हुई हैं, जो डिज़ाइन कर रखे, जो ब्लॉक्स बनाए हैं, उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए और टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए पेंटिंग्स वहाँ पर दिखाई गई हैं। ओके, Brahmanas were not allowed to eat non-vegetarian food, but the popularity of fish in the local diet made the Brahmanical authorities relax these prohibitions for the Bengal Brahmins. The Brihadharma Puran and 13th century Sanskrit text from Bengal permitted the local Brahmanas to eat certain varieties of fish. Okay, Brahmanas were not allowed to eat non-vegetarian फूड। ओके, ब्राह्मणों को नॉन वेजिटेरियन भोजन करने की अनुमति नहीं थी, मीट मांस खाने की अनुमति उनको नहीं थी। बट द पॉपुलरिटी ऑफ फिश, लेकिन जो मछली की लोकप्रियता थी इन द लोकल डाइट, वहाँ के स्थानीय भोजन में, मेड द ब्राह्मणिकल ऑथोरिटीज़ रिलैक्स दिस प्रोहिबिशन फॉर द बंगाल ब्राह्मण्स। ठीक है, तो लेकिन जो वहाँ का स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इसमें ढील दे दी। ओके, द बृहद्धर्मा, ओके, द बृहद्धर्मा पुराण, a 13th century Sanskrit text from Bengal permitted the local brahmanas to eat certain varieties of fish। ओके, तो बृहद्धर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, उसने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की, कुछ विशेष किस्म की मछली खाने की अनुमति प्रदान की। ओके, now here figure 14, so let's see, fish being dressed for domestic consumption, terracotta plaque from the वैशालक्षी टेम्पल आराम बाग। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख सकते हैं घरेलू उपयोग के लिए मछली तैयार करते हुए, ओके, घरेलू उपयोग के लिए मछली तैयार करते हुए विशालक्ष्मी मंदिर से पक्की मिट्टी का एक फलक, टेराकोटा यानी पक्की जो मिट्टी होती है उससे बना एक फलक यहाँ पर दिखाया गया है आराम बाग में, कि कैसे मछली को घरेलू इस्तेमाल के लिए साफ किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। ओके, नाउ इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट्स इन यूरोप। अब हम पढ़ेंगे यूरोप में नेशन स्टेट्स, राष्ट्र राज्यों का इमरजेंसी यानी उदय। ठीक है, तो यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय, चलिए हम देखते हैं। Till the 18th century, people in Europe saw themselves as subjects of an empire such as the Austro-Hungarian Empire, or members of a church such as the Greek Orthodox Church. But from the late 18th century, people also began to identify themselves as members of a community that spoke a common language such as French or German. By the early 19th century, in Romania, school textbooks began to be written in Romanian rather than in Greek, and in Hungary, Hungarian was adopted as, okay,
adopted as the official language instead of Latin. Okay, these and other similar developments created the consciousness among the people that each linguistic community was a separate nation. This feeling was strengthened by the movements for Italian and German unification, okay, in the late 19th century. तो चलिए पढ़ते हैं कि यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय कैसे हुआ. टिल द 18th century, 18वीं शताब्दी में, टिल द 18th century, 18वीं शताब्दी के अंत तक, पीपल इन यूरोप सॉ themselves एज सब्जेक्ट ऑफ एन एम्पायर सच एज द ऑस्ट्रो-हंगेरियन एम्पायर और मेंबर ऑफ अ चर्च सच एज द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च. ओके, तो 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के लोग स्वयं को एक एम्पायर यानी कि एक साम्राज्य जैसे ऑस्ट्रेलिया हंगरी, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन हंगरी साम्राज्य की प्रजा या किसी चर्च जैसे यूनानी रूढ़िवादी चर्च के सदस्य मानते थे. ठीक है, क्या मानते थे? और मेंबर्स ऑफ अ चर्च सच एज द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च. ओके, यानी रूढ़िवादी, ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च मानते थे. बट फ्रॉम द लेट 18th century, लेकिन 18th century 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में people also began to identify themselves as members of a community that spoke a common language such as French of German. ठीक है, लेकिन 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में लोग स्वयं को एक ऐसे समुदाय के सदस्य के रूप में भी पहचानने लगे जो एक भाषा जैसे कि फ्रेंच या जर्मन बोलते थे, सच एज फ्रेंच और जर्मन. बाय द अर्ली 19th century, in Romania, school textbooks began to be written in Romanian rather than in Greek, and in Hungary, Hungarian was adopted as the official language instead of Latin. Okay, तो प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में स्टूडेंट्स रोमानिया में विद्यालय की जो पाठ्य पुस्तकें थी वे ग्रीक के स्थान पर रोमेनियन में लिखी जाने लगी और हंगरी में लैटिन के स्थान पर हंगेरियन को राजभाषा के रूप में अपनाया गया. ओके, हंगेरियन को क्या माना गया? राजभाषा के रूप में उसे माना गया. दीज एंड अदर सिमिलर डेवलपमेंट्स क्रिएटेड द कॉन्शियसनेस अमंग द पीपल दैट ईच लिंग्विस्टिक कम्युनिटी वॉच अ सेपरेट नेशन. और इसी प्रकार की जो अन्य प्रोसेस थी, अन्य प्रक्रियाएं थी, उसने लोगों को यह बोध कराया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था. और 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में इटली और जर्मनी ने, द फीलिंग वॉज स्ट्रेंथेंड बाय द मूवमेंट्स फॉर इटालियन एंड जर्मन यूनिफिकेशन इन द लेट 19th century. ठीक है, तो 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में इटली और जर्मनी के एकीकरण के लिए हुए आंदोलनों ने इस भावना को और अधिक बल दे दिया. ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय. ठीक है, तो एक बार हम फिर से देखते हैं यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय कैसे हुआ. तो अगर हम बात करते हैं 18वीं शताब्दी के अंत तक, तो 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के जो लोग थे स्टूडेंट्स, वे स्वयं को एक साम्राज्य जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हंगरी साम्राज्य की प्रजा या किसी चर्च जैसे यूनानी रूढ़िवादी चर्च के सदस्य मानते थे. ओके, लेकिन 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में लोगों को स्वयं को एक ऐसे समुदाय के सदस्य के रूप में भी वे अब अपने को पहचानने लगे कि जो कि एक भाषा जैसे कि फ्रेंच या जर्मन बोलते थे. ठीक है, तो वे अब कहने लगे कि हम लोग एक ही भाषा फ्रेंच और जर्मन बोलते हैं, तो हम इसी समुदाय के क्या हैं? सदस्य हैं. और प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में जो रोमानिया में जो विद्यालय की जो पुस्तकें होती थी वे ग्रीक के स्थान पर कौन सी भाषा में लिखी जाने लगी? रोमेनियन भाषा में लिखी जाने लगी. और हंगरी और लैटिन के स्थान पर हंगेरियन को राजभाषा के रूप में माना जाने लगा, राजभाषा के रूप में अब उसे अपनाया गया. ठीक है, और इसी प्रकार की जो अन्य प्रक्रियाएं थी, तो इन प्रक्रियाओं ने लोगों को यह बताया, यह एहसास कराया कि जो प्रत्येक भाषा समुदाय होती है वो एक अलग राष्ट्र होता है. और 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में अगर हम इटली और जर्मनी की
के एकीकरण को हम देखें तो 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में इटली और जर्मनी के एकीकरण के लिए हुए आंदोलनों में इस भावना को और अधिक क्या कर दिया, और अधिक बल दे दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। ओके, नाउ इमेजिन, अब आपको इमेजिन करना है स्टूडेंट्स, तो कुछ देर के लिए आप इमेजिन करिए, सोचिए कि यू आर अ राजपूत प्रिंस, आप एक राजपूत राजकुमार हैं। ठीक है, हाउ वुड यू लाइक द स्टोरी, लाइक योर स्टोरी टू बी टोल्ड, तो आप अपनी कहानी किस प्रकार सुनाना पसंद करेंगे। आप क्या हैं, एक राजपूत प्रिंस है, तो अगर आपको अपनी स्टोरी सुनानी हो तो आप अपनी स्टोरी को कैसे सुनाना पसंद करेंगे। ओके, तो इमेजिन करिए स्टूडेंट्स। एंड हियर आर सम कीवर्ड्स, लेट्स सी। क्लासिकल हमने पढ़ा चैप्टर में, क्लासिकल मीन्स शास्त्रीय। मिनिएचर मीन्स होता है स्टूडेंट्स स्मॉल पेंटिंग्स, लघु चित्र। पीर मतलब जो जिनको पीर माना जाता था, ठीक है, जिनको अपना गुरु माना जाता था और जिनके लिए कहा जाता था कि ये हमें हमारी सारी समस्याओं को और हमारी इलनेस को दूर करेंगे। और डायलेक्ट मीन्स होता है लोकल लैंग्वेज, यानी बोलचाल की भाषा। ऑलराइट, ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस चैप्टर इज क्लोज। ओके, एंड टुमारो क्लास इज ओवर। Tomorrow I will be back with new chapter students, all right, and new chapter is chapter number 10. So till then students, revise your work, okay, do your exercise, try to do, and we will do question answer when we will start our written work. So till then students, take care, bye bye, have a nice day, thank you.